नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 87 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। इनके ज़रिए हम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के बारे में। पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। होता क्या है, सरकार आप पे जीएसटी लगाती है, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाती है। मान लो किसी सामान पर जीएसटी का रेट 18% है। सरकार ने, मतलब कि जीएसटी काउंसिल ने इस सामान पर जीएसटी का रेट 18% से घटा करके 5% कर दिया, ठीक है। मगर दुकानदार अब भी आपसे 5% ही के बजाय 18% ही ले रहा है। मतलब कि वो आपसे 13% ज़्यादा टैक्स ले रहा है। मतलब कि वो प्रॉफिट कमा रहा है आपसे, क्योंकि आपसे ले रहा है 18% मगर वो भर रहा है केवल 5% ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब किसी रेस्तोरां में खाने जाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी का रेट 5% होता है, ठीक है ना। 5% पहले नहीं था, पहले ज़्यादा था, समझ रहे। मगर रेस्तोरां अगर अभी भी आपसे 12% का ही रेट ले रहा है, मतलब कि वो आपसे ज़्यादा टैक्स मांग रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है एक्स्ट्रा। इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए कस्टमर को जीएसटी में कट का फ़ायदा ट्रांसफ़र करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया है, ठीक है। मतलब कि टैक्स में अगर कमी की जाती है तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाए, ये चीज़ ये अथॉरिटी इंश्योर करता है। अगर कोई दुकान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अगर दुकान ये चीज़ नहीं मान रहा है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। समझ गए। तो ये बातें हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के बारे में। ये क्या है, ये आपका सी करेक्ट आंसर है। ओके। अगला सवाल है, आपको एक नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि पार्क को बाउंड करता है ब्रह्मपुत्रा और लोहित, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉइस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, मॉइस्ट मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, यहाँ तक कि आपको यहाँ पर ग्रासलैंड भी मिलेंगे। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, हॉट वेट समर एंड कूल एंड यूजुअली ड्राई विंटर। मतलब सर्दी में बारिश नहीं होती, ठीक है, गर्मी में बारिश होती है। ये पार्क है कौन सा? ये पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ये आसाम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आसाम में पड़ता है। डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको डिजिग्नेट किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में। सवाल कह रहा है लेसोथो के बारे में। लेसोथो क्या है? लेसोथो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउदर्न अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जो देश है ना, उसके बीचों बीच एक छोटा सा लैंड है। देखो ये वाला, ये लेसोथो है, ये, ठीक है। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये इसका कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी मसेरू है। ओके, पहला दूसरा दोनों बातें करेक्ट हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिएरा लियोन के ऊपर में एक पतला सा कंट्री है, इस तरह से ऐसे कंट्री है, उसको देख लेना। अगला सवाल है कारा के बारे में। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये क्या है? देखो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास हुआ था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये कहा जाता है कि 16 से 18 ईयर के वो बच्चे जिन्होंने हीनियस क्राइम किया है, जघन्य अपराध किया है, उसको हम एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे अगर वो बच्चा एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस का मेन प्रोविज़न ये है कि 16 से 18 साल के बच्चे को हम लोग एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। मगर इस एक्ट में केवल इतना ही नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट
एडॉप्शन की भी बात करता है, गोद लेने की भी बात करता है। गोद लेने का प्रक्रिया क्या होगा, कौन ऑथराइज करेगा, ठीक है ना। तो सारी बातें इस एक्ट में बताई गई हैं, ठीक है। इस अडॉप्शन को देखने के लिए कारा का जन्म हुआ, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का जन्म हुआ। ये एक वैधानिक बॉडी है, स्टैच्यूअरी बॉडी है। क्यों सर? क्योंकि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बनाया गया है, तो ये एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। ये स्टैच्यूअरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और ये कारा इंटर कंट्री अडॉप्शन को भी देखेगा। क्या करेगा? इंटर कंट्री अडॉप्शन को भी देखेगा। किसके अंदर? हेग कन्वेंशन के अंदर, जो हेग कन्वेंशन है ना, उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है। कारा इज डिजिग्नेटेड एज सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विथ इन कंट्री अडॉप्शन। हाँ, जो इन कंट्री है, इंटर कंट्री अडॉप्शन है, दोनों को देखता है ये। तो यहाँ पर जो सी है, बोथ 1 and 2, इसको मेरे को कंफर्म करने दो एक बार। देखो, ठीक है ना, ये इन कंट्री और इन कंट्री और इंटर कंट्री दोनों अडॉप्शन को देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सी है वो करेक्ट है, इसको टिक कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 19 के बारे में। इनमें से कौन सा ग्राउंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का विच कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 19 के अंदर आपको जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं हैं। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं किस किस आधार पर? पहला तो ये है कि अगर भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना रहा, तो स्टेट की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना रहा, तो जो हमारे फॉरेन स्टेट्स हैं उससे हमारे संबंध को बचाना रहा, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना रहा, मोरालिटी या डिसेंसी मेंटेन करनी रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रोकना रहा, डिफेमेशन को रोकना रहा, और ऑफेंस को इंसाइट करने का जो प्रोसेस है उसको रोकना रहा। अगर ये चीज़ें हैं तो फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ये कहता है कि क्या क्या ग्राउंड हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। तो क्या आंसर हो गया है? ऑफेंस, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चारों के चारों बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ये बातें हो गई आर्टिकल 19 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। ये थे हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।